स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, डाइजेशन वाले चैप्टर का। आज हम डाइजेशन पार्ट 3 कर रहे हैं। मैंने पार्ट 2 में सारा कुछ डिस्कस किया था एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, और लास्ट में मैंने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से एंजाइम्स जो हैं माउथ में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीसेक्राइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड फॉर्म में होते हैं। जब भी हम खा रहे हैं तो वो एक बिगर लार्जर अमाउंट में होगा, लार्जर साइज़ में होगा। ठीक है, अब लार्जर साइज़ में होगा फिर वो धीरे धीरे स्मॉल साइज़ में टूटेगा। ठीक है, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीसेक्राइड फॉर्म में होते हैं। पॉलीसेक्राइड फॉर्म से वो छोटे छोटे पार्ट्स में, जब हम उसको अच्छे से चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो डाइसेक्राइड फॉर्म में टूटेगा। अब ये पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए हमें उसकी ब्रेकडाउन करनी ही पड़ती है, करवानी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स में चेंज होगा और डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड्स में चेंज होगा। और ये मोनोसेक्राइड जो है ये ब्लड में ईज़िली जो है क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे होंगे वो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम माउथ पार्ट की बात करते हैं। आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो स्लाइवा सिक्रीट करती है, और हमारे स्लाइवा के पास एक एंजाइम होता है दैट इज़ नॉन एज योर टाइलिन एंजाइम एंड स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। हमारे माउथ में ओनली 30% ऑफ पॉलीसेक्राइड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब जो ये जो डाइसेक्राइड है, अब ये हमारे स्टमक में पहुंच गया, मूव कर गया। अब हमने पढ़ा था कि माउथ के बाद जब हम स्टमक में आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए एज सच कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारा डाइसेक्राइड बचा हुआ ये हमारा पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, 30% डाइसेक्राइड कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा 30% पॉलीसेक्राइड्स की ही डाइजेशन हुई थी माउथ में, अब 70% डाइजेशन जो है वो कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लाइक हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज एंजाइम प्रेजेंट है जो डाइजेस्ट करते हैं। तो हम पॉलीसेक्राइड्स जो हैं सबसे पहले पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से डाइसेक्राइड में चेंज होंगे, और माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज यही हमारे क्या है, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स होते हैं जो फर्दरली मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। तो ये हुई हमारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। ईजी है, ध्यान से इस चार्ट को समझें, फ्लो चार्ट को, और आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में चेंज होगा। डाइसेक्राइड हमारे होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और ये जो है मोनोसेक्राइड्स में जो है वो चेंज होंगे, और किसकी हेल्प से होंगे, एंजाइम्स की हेल्प से जो है इनकी डाइजेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। अब हमने पढ़ा है कि प्रोटीन किससे बनी होती है, जब नंबर ऑफ इम्यूनो एसिड जो हैं, अमाइनो एसिड जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो प्रोटीन पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोज में चेंज होता है, और उसके बाद वो डाईपेप्टाइड में चेंज होता है। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये ईज़िली जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जब ये अमाइनो एसिड में चेंज होगा तो अमाइनो एसिड जो है वो ईज़िली हमारी
जो अमाइनो एसिड है ब्लड में या बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोटीन का भी एज सच कोई भी एंजाइम हमने माउथ में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हम स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक में सबसे पहले जो भी हमने प्रोटीन खाई होती है वो पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस हैं ये मूव कर जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 3 एंजाइम्स जो हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हैं और डाइपेप्टेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे और जो है ये चेंज करेंगे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज को डाइपेप्टोन्स में, और डाइपेप्टोन्स में डाइपेप्टिएज एंजाइम लगेगा और ये अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। आप अगर वो फ्लो चार्ट ईज़िली एंजाइम वाला पढ़ लेंगे तो आपको ईज़िली जो है हर चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे इजी है, इजी वन है। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। अब अगर हम फॉस्फेट को रिमूव कर दें तो नाइट्रोजनस बेस जो हैं प्लस पेप्टोन शुगर जो है वो रहेगी, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं। तो इसको लर्न करने के लिए याद रखें कि न्यूक्लियोटाइड्स में टी आ रहा है, टी मीन्स 3, तो 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स फिर ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। अब न्यूक्लियोसाइड्स जो है माउथ और स्टमक में जो हैं वो एज सच कोई भी एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये लार्ज साइज़ का है। जब इसमें न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करेगा तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम लगेगा तो ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स की जब ब्रेक डाउन होगी तो हमने खुद पढ़ा है कि न्यूक्लियोसाइड्स किसका बना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और ये ईजली किस में डाइजेस्ट हो जाएंगे, फूड में एब्जॉर्व हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्व हो जाएंगे। तो हुई ये हमारी न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन। क्लियर है। अब हमारी फैट्स की बात आ जाती है। फैट्स जो हैं हमने फैट की डाइजेशन के लिए स्टमक में, माउथ में ऐसा कोई एंजाइम नहीं पढ़ा, ठीक है। ओनली हमने स्टमक में पढ़ा है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को लिपिड में चेंज करने में हेल्प करता है, बट ये ओनली 1% ऑफ अमाउंट होगा जो वहाँ पे डाइजेस्ट होगा, नामात्र ही होता है, ज़्यादा डाइजेशन फैट की स्टमक में नहीं होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट की डाइजेशन ज़्यादा होती है। जो हमारा फ़ैट है सबसे पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम लगेगा, वो उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करेगा, और लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको फर्दरली डिवाइड करेंगे। बट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी जो होते हैं ईजिली एब्जॉर्व नहीं होते हैं। जैसे हमारा न्यूक्लियोसाइड के बाद नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बनी, ईजिली डाइजेस्ट हो गया। डाइसेक्राइड के बाद मोनोसेक्राइड बने, ईजिली एब्जॉर्व हो गया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं इनसॉलेबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉलेबल। तो ये ईजिली जो हैं ये एब्जॉर्व नहीं हो पाते हैं। तो इसको ब्लड में एब्जॉर्व करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, ठीक है, इनकी जो है एमल्सिफिकेशन होती है। एमल्सिफिकेशन होती है जो हमने बाइल पढ़ा था, बाइल की सिक्रीशन हुई थी लीवर से, एमल्सिफिकेशन होगी बाइल के थ्रू। बाइल के थ्रू इमल्सिफिकेशन होगी तो ये एक टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज़ नॉन एज मीसल्स, ठीक है। अब ये जो है मीसल्स जो बने हैं, मानो ये मीसल्स हैं, मीसल्स के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। इस कोटिंग को हम बोलते हैं
काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये जो हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके पास, लिम्फ वेसल्स के पास। लिम्फ वेसल्स के पास ये चले जाएंगे और ये जो लिम्फ वेसल है ये ओपन कर जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर। यही तो हम चाहते थे, ब्लड के अंदर ओपन कर जाएगी और ये जो हमारा फैट प्लस ग्लिसरॉल है ये ईज़िली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी पार्ट में, ठीक है। दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं इनकी इमल्सिफिकेशन हो जाएगी किसके थ्रू, बाइल्स के थ्रू, और ये मीसेल्स बनाएंगे। मीसेल्स के ऊपर प्रोटीन की कोट आ जाएगी, ठीक है। प्रोटीन की कोट जब आ जाएगी फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लिम्फ वेसल्स के पास, और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो ओपन कर जाती हैं ब्लड में और ये बॉडी पार्ट में जो है वो ईज़िली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो ये हमारे हो गए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब हमारी डाइजेशन होगी, अब हमारी आ गई एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब कौन से पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या चीज़ें हैं, वो हम जो है वो वन बाय वन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो एब्जॉर्प्शन है जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट टाइप से होती है। या तो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होगी, ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होगी, क्लियर, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी के हेल्प के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगी, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एब्जॉर्प्शन इन 3 मेथड्स के थ्रू होती है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट करने वाली चीज़ है वो मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो सिंपल डिफ्यूज़न होती है, जब ये सिंपल डिफ्यूज़न होती है तो कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट होगी तो इसमें जो है इसमें भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, बट ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी के हेल्प के थ्रू होगी। तो वो किसकी हेल्प के थ्रू होगी, कैरियर। नोट डाउन करते रहे, मैं सिर्फ लिख रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। कैरियर प्रोटीन जो है वो हेल्प करेंगी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें भी ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तीनों में होंगे। डिफरेंस है बाद में बताती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होगा, दोनों में एनर्जी यूज़ नहीं हुई है बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होगा। और ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड ये दोनों एब्जॉर्ब होंगे। अब एक इनमें डिफरेंस है कि सिंपल डिफ्यूज़न में क्लोरीन्स आयन की एब्जॉर्प्शन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो ये है हमारी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिंपल वे में। अब एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे कि माउथ में कौन कौन सी चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, स्टमक में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। जो हमारा माउथ है उसमें सिर्फ जो कुछ ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स, जैसे हम ड्रग्स वगैरह वो लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, ठीक है, एल्कोहल, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। लगभग हर चीज़ की एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि इसमें विलाई प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है और वहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की, मिनरल्स की और कुछ ड्रग्स की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन कौन से में,
क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं डिसऑर्डर्स इस चैप्टर के। डिसऑर्डर्स में वॉमिटिंग, कुछ ऐसा सच इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्डिस, ये इम्पॉर्टेंट है। जॉन्डिस कैसे होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, किसमें, हमारी जो है बाइल डक्ट में, ठीक है। बाइल बताया था मैंने, बिलिरुबिन वगैरह, ठीक है। जब उसका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे स्किन का और आइज़ का कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो जॉन्डिस जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब जो जॉन्डिस है वो कैसे होता है कि उसमें बाइल डक्ट में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो प्रिवेंट करती है सिक्रीशन ऑफ बाइल की और रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन की। नोट डाउन करते रहें, इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी, बाइल डक्ट में, जो प्रिवेंट करती है सिक्रीशन ऑफ बाइल को और रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन को। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी जिसके कारण जो है चेंज आ जाएगा किसमें, कलर ऑफ स्किन एंड कलर ऑफ आइज़ में, कलर ऑफ स्किन एंड आइज़ में। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा जॉन्डिस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया, लूज़ मोशन जो हो जाते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, जो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासिटिक ऑर्गेनिज़म है, जब हम अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं, ठीक है, उसके कारण हाइजीन, हमारे हैंड्स वगैरह साफ़ नहीं होते हैं तो वो चीज़ खाने से हमें डायरिया हो जाता है, ठीक है। इनडाइजेशन, जब प्रॉपर फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब ये एक डिसऑर्डर है। और एक चीज़ है हमारी, दैट इज़ योर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ठीक है ये। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है, दैट इज़ योर पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर जो होता है, जो हमारा ड्यूडेनम है, ठीक है, ड्यूडेनम जो है उसमें जो है या तो कोई होल हो जाएगा या उसकी लाइनिंग में कोई ना कोई ब्रेक हो जाएगा, तो जो अल्सर कॉज होगा दैट इज़ नॉन एज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आर होल्स और ब्रेक इन दी protective lining of duodenum। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर स्टमक अल्सर है तो आप समझ जाएंगे, ड्यूडेनम अल्सर है, स्टमक अल्सर है, ईसोफेगस अल्सर है। तो ये चीज़ हो सकता है, ये ड्यू टू एल्कोहलिक अब्यूज़ के कारण हो सकता है या किसी ना किसी एंटीबायोटिक के कारण भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारा चैप्टर जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। होप करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।